तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लाप्लास के केस में वेवफॉर्म सिंथेसिस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और उसमें हमने ट्रायंगुलर वेवफॉर्म को बेसिक फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिखना है वो देखा था। इसके बाद उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखा था। तो टुडे वी विल डिस्कस some more questions for the waveform synthesis. After that, we will discuss one more topic, that is inverse Laplace transform. And in first lecture, I told you we calculate inverse Laplace transform with the help of partial fraction expansion method. So here we will discuss inverse Laplace transform with the help of partial fraction expansion method. Okay, तो वेवफॉर्म सिंथेसिस के केस में ट्रायंगुलर वेवफॉर्म को हम बेसिक फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है, उसको हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, राइट। तो दूसरा वेवफॉर्म आता है साटूथ वेवफॉर्म। तो आज हम देखेंगे कि साटूथ वेवफॉर्म को हम बेसिक फंक्शंस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसके बाद उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, वी विल डिस्कस। ओके, सो हियर लेट अस कंसीडर साटूथ वेवफॉर्म। ओके, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सिंथेसाइज द गिवन वेवफॉर्म और सिंथेसाइज द गिवन साटूथ वेवफॉर्म एंड कैलकुलेट इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सपोज क्वेश्चन आता है सिंथेसाइज द गिवन साटूथ वेवफॉर्म और सिंथेसाइज द गिवन वेवफॉर्म एंड कैलकुलेट इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो वेवफॉर्म आपको गिवन होगी, अगर गिवन नहीं होगी तो लिखा होगा सिंथेसाइज दी गिवन साटूथ वेवफॉर्म। तो आपको वेवफॉर्म बनानी पड़ेगी। साटूथ वेवफॉर्म कैसे बनाते हैं, लेट अस सी। एक्स एक्सिस पे हम टाइम टी को कंसीडर करेंगे, वाई एक्सिस पे हम वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड कंसीडर करेंगे। लेट अस से वेवफॉर्म वी हैव एफ ऑफ टी। अब साटूथ वेवफॉर्म कैसे बनती है, तो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर दी साटूथ वेवफॉर्म। जैसे अगर मुझे ट्रायंगुलर वेवफॉर्म बनानी है तो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म कैसे बनेगी, जनरली जब जनरेशन होता है तो उस केस में जो ऑन पीरियड होता है वो ऑफ पीरियड के इक्वल होता है। इन केस ऑफ ट्रायंगुलर वेवफॉर्म ऑन पीरियड ऑफ पीरियड के इक्वल होता है इन केस ऑफ ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। साटूथ के केस में क्या होता है, मे बी ऑन ग्रेटर देन ऑफ और ऑफ ग्रेटर देन ऑन पीरियड। तो यहां पर ऑन पीरियड है, उसके बाद सडनली वैल्यू मैक्सिमम से 0 हो जाएगी। ओके, सो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर दी साटूथ वेवफॉर्म। अब हम टाइम एक्सिस पर लिख लेते हैं, लेट अस से 0, लेट अस से 2 और एम्पलीट्यूड लिख लेते हैं, लेट अस से 1। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल में वेवफॉर्म गिवन होगी, अगर वेवफॉर्म गिवन नहीं होगी तब आपको वेवफॉर्म का नाम दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वेवफॉर्म बनाना पड़ेगा, मे बी ट्रायंगुलर वेवफॉर्म और मे बी साटूथ वेवफॉर्म। उसके बाद हमें वेवफॉर्म को सिंथेसाइज करना है। तो सिंथेसाइजेशन का मीनिंग था वेवफॉर्म को बेसिक फंक्शन की फॉर्म में लिखना। अब वेवफॉर्म को बेसिक फंक्शन की फॉर्म में लिखने का मतलब है वेवफॉर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू u ऑफ टी, डेल ऑफ टी एंड r ऑफ टी। ओके, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आपको मैंने ट्रायंगुलर के केस में बताया था। तो हम पहले क्या करते हैं, इस वेव फॉर्म को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, इस वेव फॉर्म को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट करने से पहले आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करने से पहले आपको क्या डिफाइन करना है,
सबसे पहले आप डिफाइन कर लो कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कौन सी वेव फॉर्म आपके पास में अवेलेबल है। तो यहां अगर हम वेव फॉर्म को ध्यान से देखेंगे 0 to 2 कौन सी वेव फॉर्म है आपका, पॉजिटिव गोइंग रैंप सिग्नल है, यू कैन से स्लोप है और यू कैन से पॉजिटिव गोइंग रैंप सिग्नल है। और आपको मैंने बताया था ट्रायंगुलर के केस में अगर रैंप सिग्नल होगा तो उसका आपको स्लोप कैलकुलेट करना है। तो यहां स्लोप कैसे कैलकुलेट होगा, लास्ट टाइम मैंने आपको स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, वेव फॉर्म कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2 तक, टाइम के अकॉर्डिंग बताना है। वेव फॉर्म कहां से कहां तक है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 तक। ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट के आपने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए 0,0, एंडिंग पॉइंट के आपने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, सो 2,1। ओके, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग यू हैव x1, y1। ओके, एंडिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग you have x2, y2. So that's why you can calculate slope for the signal from t equal to 0 to t equal to 2. कितना स्लोप होगा, y2 की वैल्यू 1 है, y1 0 है, x2 2 है, x1 0 है, so we have slope 1/2। ठीक है, तो आपने पहले ये डिफाइन किया कि मेन सिग्नल में अगर रैंप सिग्नल है तो उसका स्लोप क्या है। 0 से 2 वी हैव रैंप सिग्नल, वी हैव पॉजिटिव गोइंग रैंप सिग्नल, और उसका स्लोप कितना है 1/2। यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, अब इसके अलावा कोई भी रैंप सिग्नल नहीं है, डन, तो कंप्लीटेड। सेकेंड स्टेज में आपको यह डिफाइन करना था कि वेव फॉर्म में डिसकंटिन्यूटी कहां पर है। ओके, तो वेव फॉर्म में डिसकंटिन्यूटी कहां पर है, अगर हम वेव फॉर्म को ध्यान से देखेंगे तो वेव फॉर्म में डिसकंटिन्यूटी आप बोल सकते हैं t इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूटी है। t इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूटी कैसे है, वैल्यू 1 से 0 हो गई, वैल्यू 1 से 0 हो गई, तो यू कैन से t इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूटी है। डन, t इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूटी नहीं है। लास्ट टाइम ही मैंने आपको बताया था आप कैसे चेक कर सकते हैं, 0 से 2 तक जो वेव फॉर्म है उसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लो। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 x माइनस x1। ओके, y का मतलब f ऑफ t, y1 यू नो 0, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड 1/2, x मीन्स t, आपने x एक्सिस पर टाइम t लिया हुआ है, x1 यू नो 0, तो यू हैव मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द गिवन वेव फॉर्म, इट इज t/2, f ऑफ t यू हैव t/2। ठीक है, और एक बार आप 0 पर मैच करिए, अगर हम 0 पर ध्यान से देखेंगे वैल्यू कैसे आप देखोगे, 0 से पहले वैल्यू कितनी है 0, राइट, और 0 पर अब देखना है बाद के अकॉर्डिंग, राइट, तो ये सिग्नल है आपका t/2, t की वैल्यू आप 0 रखिए, यू हैव 0, तो 0 पर प्रीवियस ग्राफ के अकॉर्डिंग वैल्यू 0 है, 0 पर प्रीवियस ग्राफ के अकॉर्डिंग वैल्यू 0 है, 0 पर नेक्स्ट ग्राफ के अकॉर्डिंग वैल्यू t/2 मींस t की वैल्यू 0 पुट की, अगेन 0 है, इट मींस t इक्वल टू 0 पर वैल्यू चेंज नहीं हुई, 0 to 0 नो चेंज, so there is no discontinuity at t equal to 0, we have discontinuity at t equal to 2, okay, because वैल्यू चेंज हुई 1 to 0। और इस डिसकंटिन्यूटी की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला था फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो यहां फाइनल वैल्यू कितनी है
फाइनल वैल्यू का मतलब वैल्यू आपकी 0 हुई। पहले कितनी वैल्यू थी? 1 थी, तो 0 माइनस 1, सो यू हैव वैल्यू ऑफ डिसकंटिन्यूटी -1। ठीक है, ओके। तो आपने डिफरेंशिएशन से पहले रैंप सिग्नल डिफाइन किया, उसका स्लोप कैलकुलेट किया, आपने डिसकंटिन्यूटी डिफाइन की, आपने डिसकंटिन्यूटी की वैल्यू कैलकुलेट की। अब इस वेव फॉर्म को बेसिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग लिखने के लिए हम वेव फॉर्म को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो लेट अस डिफरेंशिएट गिवन वेव फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू टी। लेट अस डिफरेंशिएट गिवन वेव फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो सबसे पहले आप टाइम टी को मार्क करेंगे ऑन हॉरिजॉन्टल स्केल। वर्टिकल स्केल पर हम क्या लिखेंगे? डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी। ओके, ओरिजिनल वेवफॉर्म के अकॉर्डिंग हम टाइम इंटरवल मार्क कर लेंगे या टी को मार्क कर लेंगे। टी 0 था और टी 2 था। डन। 2 के बाद एफ ऑफ टी में वैल्यू 0 थी, तो आफ्टर डिफरेंशिएशन आपको 0 मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीटली वैल्यू 0 थी, आफ्टर डिफरेंशिएशन आपको 0 मिलेगा। आफ्टर डिफरेंशिएशन आपको 0 मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और t इक्वल टू 0 के बाद भी। डन। 0 से 2 रैंप सिग्नल था, और आपको मैंने बताया था अगर हम रैंप सिग्नल को डिफरेंशिएट करेंगे हमें कौन सा सिग्नल मिलेगा? हमें मिलेगा u ऑफ t। ओके, आरटी का जितना स्लोप होगा यूटी का उतना मैग्नीट्यूड होगा। तो आरटी का स्लोप कितना था? 1/2। तो आफ्टर डिफरेंशिएशन 0 से 2 हमें स्टेप सिग्नल मिलेगा, उस स्टेप सिग्नल का मैग्नीट्यूड होगा 1/2। 1/2 का मतलब आप उसको दिखा सकते हो कांस्टेंट लाइन से, वैल्यू 1/2। ओके, डन। एक ही स्लोप था, तो 0 से 2 वी हैव स्टेप सिग्नल, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1/2। आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में, जहां वेव फॉर्म में डिसकंटिन्यूटी होती है आफ्टर डिफरेंशिएशन वहां इंपल्स मिलता है। तो वेव फॉर्म में डिसकंटिन्यूटी कहां पर थी? t इक्वल टू 2 पर। तो आपको आफ्टर डिफरेंशिएशन t इक्वल टू 2 पर इंपल्स मिलेगा, और उस इंपल्स की वैल्यू कितनी होगी? जितनी डिसकंटिन्यूटी की वैल्यू थी। तो आपको इंपल्स कहां मिलेगा? 2 पर, और उस इंपल्स की वैल्यू मींस उस इंपल्स का एरिया कितना होगा? -1, मींस ऑन वर्टिकल, ऑन नेगेटिव वर्टिकल एक्सिस और ऑन नेगेटिव बाई एक्सिस। तो इसको हम बनाएंगे नीचे की तरफ। डन। और ये वैल्यू कितनी होगी? -1। ठीक है, ओके। जितने भी सब सेक्शंस हैं सबको ज्वाइन कर दो। 0 से 1/2, ओके, फिर 1/2 से 0, उसके बाद इंपल्स एज इट इज, और 2 के बाद 0। तो दिस इज माय वेव फॉर्म आफ्टर डिफरेंशिएशन। ओके, अब इस वेव फॉर्म को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में? डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी। अगर हम वेव फॉर्म को ध्यान से देखते हैं तो आपको दिखेगा कि 0 से 2 यू हैव रेक्टेंगुलर पल्स, और आपको मैंने बताया था कि आप इस रेक्टेंगुलर पल्स को डायरेक्ट यूटी की फॉर्म में लिख सकते हो। आपको मैंने प्रूफ कर कर भी दिखाया था। तो यहां पर आप 0 से 2 जो रेक्टेंगुलर पल्स है आप उसको डायरेक्ट यूटी की फॉर्म में लिख सकते हो। उसका तरीका भी बताया था कैसे लिखना था। वेव फॉर्म, और यू कैन से पल्स 0 से स्टार्ट होगी, तो हम इसको लिखेंगे u ऑफ t। ओके, पल्स 2 पर एंड होगी, t इक्वल टू 2 पर एंड होगी, तो उसको हम लिखेंगे u ऑफ t -2। t-2 क्यों लिखेंगे? क्योंकि 2 आपका राइट हैंड साइड में है। जब हम t-2 को 0 के इक्वल रखेंगे t की वैल्यू हमें 2 मिलेगी। डन। अब आपको सेकेंड सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट से, और जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है एम्पलीट्यूड से या मैग्नीट्यूड से। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से।
Okay, so this is mathematical representation of rectangular pulse from 0 to 2 in terms of ut. अब हमें मालूम है कि वेवफॉर्म में इंपल्स भी है. इंपल्स कहां पर है? 2 पर है. उसकी वैल्यू कितनी है? -1. और इंपल्स को हम कैसे दिखाते हैं? डेल से. लेकिन इंपल्स 2 पर है तो हम उसको क्या लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में? डेल ऑफ t-2. जितनी वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो -1 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, तो 0 से 2 जो रेक्टेंगुलर पल्स थी उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा. t=2 पर जो इंपल्स था उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा. दोनों सबसेक्शंस को ऐड कर दिया. देन यू हैव मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर कंप्लीट वेवफॉर्म और यू हैव वैल्यू ऑफ dy/dt ऑफ f ऑफ t. ओके, इसको आप प्रॉपर वे में लिख लो तो क्या मिलेगा हमें? 1/2 ऑफ u ऑफ t माइनस 1/2 ऑफ u ऑफ t-2 प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस डेल ऑफ t-2. ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ dy/dt ऑफ f ऑफ t. लेकिन हमें चाहिए था f ऑफ t, हमें dy/dt ऑफ f ऑफ t नहीं चाहिए था. ओके, तो क्या करें? जो आंसर आया है उसको इंटीग्रेट कर दो t के रिस्पेक्ट में. इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर दो t के रिस्पेक्ट में. ओके, सो लेट अस इंटीग्रेट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t. dy/dt ऑफ f ऑफ t का इंटीग्रेशन क्या होगा t के रिस्पेक्ट में? f ऑफ t इक्वल टू ut का इंटीग्रेशन क्या होगा? आपने कहा कि RT का डिफरेंशिएशन UT है तो UT का इंटीग्रेशन क्या होगा? R ऑफ t. सिमिलरली UT का डिफरेंशिएशन होगा डेल ऑफ t. ओके, या फिर डेल ऑफ t का इंटीग्रेशन होगा U ऑफ t. ये ऑलरेडी आपको मैंने बताया हुआ है. डन. सो UT का इंटीग्रेशन होगा R ऑफ t 1/2 यू नो कांस्टेंट R ऑफ t. सिमिलरली सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन होगा R ऑफ t-2 और डेल t का इंटीग्रेशन यू नो ut. तो थर्ड टर्म का इंटीग्रेशन होगा u ऑफ t-2. ओके, सो दिस इज my mathematical representation for the given waveform. This is my mathematical representation for the given waveform, or you can say this is waveform synthesis. ओके, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वेवफॉर्म सिंथेसिस का मीनिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेवफॉर्म इन टर्म्स ऑफ बेसिक फंक्शंस, और यू कैन से इन टर्म्स ऑफ ut, del of t and r of t. So this is waveform synthesis for the given sawtooth waveform. अगर आगे आपको इसका लाप्लास निकालना हो तो लाप्लास कैसे निकलेगा? आपके पास वेवफॉर्म का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया. लेट अस से इक्वेशन नंबर 1. ओके, तो 1 का आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए. Then you have Laplace transform for the given waveform f of t. Okay, so let us see how we can calculate Laplace transform. तो आगे आप क्या लिखेंगे? Taking Laplace transform for equation 1. Laplace transform के लिए आप क्या लिखेंगे? Taking Laplace transform for equation 1. ठीक है, ओके. इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड में f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? कैपिटल F ऑफ s इक्वल टू राइट हैंड साइड में पहला टर्म है r ऑफ t 1/2 यू नो कांस्टेंट, दूसरा टर्म r ऑफ t-2, तीसरा टर्म u ऑफ t-2. ओके, आपके पास में 3 सिग्नल्स हैं, तीनों का सम है. ओके, तो हम लाप्लास कैलकुलेट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? लिनियरिटी के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड का लाप्लास क्या होगा? फर्स्ट का लाप्लास -1/2 यू नो कांस्टेंट, सेकंड का लाप्लास -1 यू नो कांस्टेंट, थर्ड का लाप्लास. ओके, तो क्या होगा? 1/2 आप लिखेंगे कांस्टेंट, फिर लाप्लास ऑफ r ऑफ t,
फिर -1/2 कांस्टेंट, लाप्लास ऑफ r ऑफ t -2, और लास्ट टर्म था माइनस u ऑफ t -2. सो -1 कांस्टेंट, लाप्लास ऑफ u ऑफ t -2. ओके, अब आपको सबका लाप्लास लिखना है अलग अलग, और यहां हमने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है उसका आप स्टेटमेंट लिख देना. हमने यहां प्रॉपर्टी लगाई है लीनियरिटी, तो आप यहां उसका स्टेटमेंट लिख देना. फ्रॉम लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ठीक है, ओके. सो कैपिटल एफ ऑफ एस क्या होगा? कैपिटल एफ ऑफ एस इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट. ओके, आरटी का लाप्लास आपको मालूम है, हमने कैलकुलेट किया हुआ है 1/s² माइनस 1/2 कांस्टेंट. आरटी -2 का लाप्लास होगा अकॉर्डिंग टू टाइम शिफ्टिंग. सो अकॉर्डिंग टू टाइम शिफ्टिंग आर ऑफ t -2 का लाप्लास क्या होगा? e पावर माइनस है तो पावर में माइनस, s सेम, और t नॉट की जगह 2 है, इनटू आरटी का लाप्लास 1/s². ये हमने लिखा अकॉर्डिंग टू टाइम शिफ्टिंग. ठीक है, तो आप इसको हाईलाइट कर लो और आप वहां प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिख सकते हैं. ये टर्म हमारे पास कहां से आया? अकॉर्डिंग टू टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लाप्लास. अकॉर्डिंग टू टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर द लाप्लास. टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर द लाप्लास. टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर लाप्लास. ठीक है, ओके. सेम वे में थर्ड का लाप्लास क्या होगा? माइनस ut -2 का लाप्लास क्या होगा टाइम शिफ्टिंग से? e पावर माइनस है तो माइनस, s एज इट इज, t नॉट की जगह 2. ओके, इंटू ut का लाप्लास 1/s. ओके, तो हमने जो तीसरा टर्म है वो कहां से लिखा? अकॉर्डिंग टू टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर द लाप्लास. ये भी हमने लिखा अकॉर्डिंग टू टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर द लाप्लास. तो आप चाहो तो पहले इससे प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिख सकते हो, और पेपर में आपको लिखना भी चाहिए. ओके, दिस इज अकॉर्डिंग टू टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर द लाप्लास. टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ठीक है, ओके. तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा लाप्लास के लिए, गिवन वेव फॉर्म के लिए? कैपिटल एफ ऑफ एस इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/2s² माइनस e पावर -2s/2s². ठीक है, ओके. एंड लास्ट टर्म माइनस e पावर -2s/s. तो दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर द Laplace transform of the given waveform. So this is my final answer for Laplace transform of given waveform. ठीक है, ओके. So this is all about the waveform synthesis of sawtooth waveform and calculation of Laplace transform for the sawtooth wave. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है. पहला हमने देखा वेवफॉर्म सिंथेसिस फॉर द ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, दूसरा देखा हमने वेवफॉर्म सिंथेसिस फॉर द सॉटूथ वेवफॉर्म, और लास्ट है या तीसरा है सिंथेसाइजेशन फॉर द रेक्टेंगुलर पल्स और रेक्टेंगुलर टाइप वेवफॉर्म. ओके, तो क्वेश्चन यहां कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंथेसाइज द गिवन वेवफॉर्म. सिंथेसाइज द गिवन वेवफॉर्म, जैसे आपको मैंने पहले बताया था सेम वे में. सिंथेसाइज द गिवन वेवफॉर्म एंड कैलकुलेट इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ठीक है, वेवफॉर्म कौन सी होगी? लेट अस से लास्ट वेवफॉर्म रेक्टेंगुलर पल्स. तो रेक्टेंगुलर पल्स आप बना सकते हो. सपोज मैंने रेक्टेंगुलर पल्स बनाया हुआ है. ओके, 1 मिनट.
सपोज आपने रेक्टेंगुलर पल्स बनाया हुआ है -2 से लेकर 3 तक, -2 से लेकर 3 तक। ओके, लेट अस से इसका एम्पलीट्यूड है 1। ओके, और इसका नोटेशन है एफ ऑफ टी। टाइम एक्सिस पर क्या होगा? टाइम एक्सिस पर होगा स्मॉल टी और यू कैन से टाइम टी। ओके, इस वेव फॉर्म को सिंथेसाइज करना है, राइट? अगर आपके पास में ट्रायंगुलर वेव फॉर्म होगी, साटूथ वेव फॉर्म होगी, उसको बेसिक फंक्शन की फॉर्म में लिखने के लिए या उसको सिंथेसाइज करने के लिए हम वेव फॉर्म को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर आपके पास में रेक्टेंगुलर पल्स होगी या सिंपल पल्स होगी या स्क्वायर वेव होगी, तब आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस वेव फॉर्म को यूटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपके पास में रेक्टेंगुलर पल्स है, स्क्वायर पल्स है, या फिर सिंपली आपके पास में पल्स दिया हुआ है, तो आपको उसको बेसिक फंक्शंस की फॉर्म में लिखने के लिए या वेव फॉर्म को सिंथेसाइज करने के लिए डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उसको यूटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट कब करना है? अगर वेव फॉर्म ट्रायंगुलर होगी तब डिफरेंशिएट करना है, अगर वेव फॉर्म साटूथ होगी तब डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पर आपको रेक्टेंगुलर पल्स गिवन है, आप इसको डायरेक्ट यूटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखना है हमें डायरेक्ट यूटी की फॉर्म में? आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कैसे लिखना है, लेट अस सी। तो एफ ऑफ टी हमें क्या मिलेगा? इक्वल टू, अगर आप इस वेव फॉर्म को ध्यान से देखो, पहला पल्स आप ले सकते हो -2 से लेकर 0 तक, -2 से लेकर 0 तक। ओके, और दूसरा पल्स आप ले सकते हो 0 से लेकर 2 तक, सॉरी 3 तक दिया हुआ है, 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे t इक्वल टू -2 से लेकर t इक्वल टू 0 तक जो सिग्नल दिया हुआ है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 तक जो सिग्नल दिया हुआ है, जो आपको पल्स दी हुई है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। मींस उसको लिखेंगे हम यूटी के अकॉर्डिंग या यूटी की टर्म्स में। ओके, तो लेट अस सी कैसे लिखना है। -2 से पल्स शुरू हुई तो कैसे लिखेंगे इसको? u ऑफ t प्लस 2। t प्लस 2 क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें t इक्वल टू -2 चाहिए, या यू कैन से -2 लेफ्ट हैंड साइड में है, दैट्स वाई u किसका फंक्शन होगा? t प्लस 2 का फंक्शन होगा। आप t प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, t की वैल्यू -2 मिलेगी। डन? ओके, कहां खत्म हुई पल्स? 0 पर खत्म हुई, तो इसको हम लिखेंगे सिंपली ut। ओके, सेकेंड सिग्नल का सब्ट्रैक्शन फर्स्ट से, जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना था एम्पलीट्यूड से, मैग्नीट्यूड से, दैट्स वाई यहां मल्टीप्लाई करना है 1 से। ओके, सो दिस इज माय मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पल्स फ्रॉम -2 टू 0। ओके, दूसरा सिग्नल या दूसरी पल्स थी 0 से 3 तक। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको हम यूटी के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे? 0 से शुरू हुआ, पल्स 0 से स्टार्ट हुई, तो क्या लिखेंगे हम? u ऑफ t। ओके, और पल्स 3 पर एंड हुई तो क्या लिखेंगे हम? u ऑफ t माइनस 3। t माइनस 3 क्यों लिखेंगे? बिकॉज 3 राइट हैंड साइड में है। ओके, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। t माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, t की वैल्यू 3 मिलेगी और हमें t इक्वल टू 3 रिक्वायर्ड है। ओके, सेकेंड सिग्नल का सब्ट्रैक्शन फर्स्ट से करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एम्पलीट्यूड से, दैट्स वाई यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ओके, कंप्लीटली मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के लिए दोनों सब सेक्शंस को ऐड कर दो और इसको प्रॉपर वे में लिख लीजिए। तो यू हैव एफ ऑफ टी इक्वल टू कितना? u ऑफ t प्लस 2, ओके, माइनस ut और प्लस ut, तो कैंसिल आउट। ओके, so that's why you have minus u of t minus 3। ओके, मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था कैसे। अगर हम इसको पूरा एक साथ कंसीडर करते तो पल्स
-2 से शुरू हुई और 3 पर एंड हुई, क्योंकि एम्पलीट्यूड -2 से 3 तक सेम है। ओके, तो आप इसको एक पल्स कंसीडर करके उसको डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड चेंज होगा तो आपको सब सेक्शन बना के सब सेक्शन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, राइट। तो अल्टीमेटली आंसर वही आया, -2 से शुरू हुआ u ऑफ t प्लस 2, 3 पर एंड हुआ u ऑफ t माइनस 3, सेकेंड का सब्ट्रैक्शन फर्स्ट से, और जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन 1 से। सो यू हैव सेम थिंग। ओके, सो दिस इज माई वेवफॉर्म सिंथेसिस, or you can say this is mathematical representation of the given waveform in terms of ut or in terms of basic functions, in terms of ut or you can say in terms of basic functions, in terms of ut or in terms of basic functions. And one thing keep in mind, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें तीनों बेसिक फंक्शंस होने चाहिए, उसमें 2 भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है। तो वेवफॉर्म सिंथेसिस का मीनिंग था आपको वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू बेसिक फंक्शंस। उसमें तीनों हो सकते हैं, यूटी भी हो सकता है, डेल ऑफ टी भी हो सकता है, आर ऑफ टी भी हो सकता है, वो वेवफॉर्म पे डिपेंड करेगा। एक भी हो सकता है, मे बी यूटी हो सकता है, मे बी आरटी हो सकता है, मे बी डेल ऑफ टी भी हो सकता है। ओके, so this is waveform synthesis, or you can say mathematical representation of a given waveform in terms of basic functions, or simply you can say in terms of ut or in terms of unit step function. Done? इसको लिख लेना इक्वेशन नंबर लेट अस से 1। और अगर आपको लाप्लास निकालना हो या आपसे लाप्लास पूछा हो तो 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। ओके, सो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डिफाइन लाप्लास फॉर बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, डिफाइन लाप्लास और टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, फॉर बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, ओके। अब इसका लाप्लास कैसे लिखेंगे, राइट हैंड साइड का लाप्लास लिखने के लिए आपको अगेन लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। वी हैव 2 सिग्नल्स, लिनियरिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लाप्लास क्या होगा, फर्स्ट का लाप्लास प्लस सेकेंड का लाप्लास। ओके ओके, तो एफ ऑफ टी का लाप्लास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का लाप्लास होगा कैपिटल एफ ऑफ एस इक्वाली टू, राइट हैंड साइड का लाप्लास क्या होगा, लाप्लास ऑफ यू ऑफ टी प्लस 2। आप सिंपली ऐसे लिख दो पहले, लाप्लास ऑफ यू ऑफ टी प्लस 2 माइनस लाप्लास ऑफ u ऑफ t माइनस 3। लेट मी चेक, यही था u ऑफ t माइनस 3। और ये हमने लिखा कहां से है, तो ऊपर आप लिख देना फ्रॉम लीनियरिटी प्रॉपर्टी, फ्रॉम लीनियरिटी प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट भी लिखना है, कोशिश करिए कि प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट भी लिखिए। जितनी बार आप प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिखेंगे वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी में रहेगा। डन। अब इसका लाप्लास हम कैसे लिखें, फर्स्ट का लाप्लास क्या होगा, कहां से निकालना है, अकॉर्डिंग टू टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो टाइम शिफ्टिंग से u t प्लस 2 का लाप्लास क्या होगा, e पावर, प्लस का साइन है तो प्लस s एज इट इज, t नॉट की जगह 2 है, इंटू ut का लाप्लास 1 बाई s। ओके, माइनस ut माइनस 3 का लाप्लास क्या होगा, फ्रॉम टाइम शिफ्टिंग e पावर, माइनस का साइन है तो माइनस एज इट इज, s एज इट इज, टी नॉट की जगह 3 है तो 3, और ut का लाप्लास इंटू ut का लाप्लास, ut का लाप्लास 1 बाई s। ओके, तो जो पहला टर्म आया वो कहां से आया, अकॉर्डिंग टू टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर द लाप्लास। सेम वे में जो दूसरा टर्म आया वो कहां से आया, अकॉर्डिंग टू टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर द लाप्लास। तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा उसका, अकॉर्डिंग टू टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर द लाप्लास, अकॉर्डिंग टू टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर लाप्लास। ठीक है, ओके। तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हो, सो यू हैव फाइनल आंसर
एफ ऑफ एस इक्वल टू ई पावर 2s बाई एस माइनस ई पावर माइनस 3s बाई एस। तो दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। आप 1 बाई एस को कॉमन भी लिख सकते हैं। सो यू हैव 1 बाई एस एज अ कॉमन टर्म, so you have e power 2s minus e power minus 3s. So this is my required answer for the Laplace transform of the given waveform. So this is my required answer for the Laplace transform of given waveform. ठीक है, तो इस तरीके से आप वेवफॉर्म सिंथेसिस के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। Done. So this is all about the waveform synthesis. Okay, let us see one more question जो last time आया था AKTU में 2 marks में 23 में आया था। Okay, question था represent the waveform, represent the given waveform, represent the waveform in terms of unit step function, in terms of unit step function, in terms of unit step function. ठीक है, और वेवफॉर्म आपको दी हुई थी सिंपली पल्स, और यू कैन से रेक्टेंगुलर पल्स और स्क्वायर वेवफॉर्म। तो इस तरीके से वेवफॉर्म दी हुई थी। ओके, दिस इज 1 फ्रॉम 0 to 1 एंड फ्रॉम -1 to 0 वी हैव -1। ठीक है, तो अब इस वेव फॉर्म को यूटी की फॉर्म में लिखना था, और आपको मैंने बोला था कि अगर आपके पास में पल्स सिग्नल है, मे बी रेक्टेंगुलर पल्स और स्क्वायर पल्स, आप उसको डायरेक्ट यूटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो पहला सेक्शन है यहां पर -1 से 0 तक। ओके, और यहां पर दूसरा सेक्शन है 0 से 1 तक। ठीक, तो पहले आप लिखिए -1 से 0 वाले को यूटी की फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? सपोज वेव फॉर्म है एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी हम कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ टी इक्वल टू -1 से शुरू हुआ और -1 है, मतलब 1 आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यू कैन राइट u ऑफ t प्लस 1। कहां खत्म हुआ? 0 पर खत्म हुआ, 0 पर एंड हुआ, तो आप क्या लिखेंगे? ut। हमेशा सेकेंड सिग्नल का सब्ट्रैक्शन फर्स्ट से, जितना रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना था एम्पलीट्यूड से। कितना एम्पलीट्यूड है? -1। तो दिस इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन वेवफॉर्म इन टर्म्स ऑफ यूटी, इन टर्म्स ऑफ यूटी। डन। ओके, दूसरा वेवफॉर्म था हमारे पास सेम पल्स फ्रॉम 0 to 1। इसको कैसे लिखेंगे? कहां से शुरू हुआ वेवफॉर्म? 0 से शुरू हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, तो यूटी। कहां खत्म हुआ? 1 पे एंड हुआ, 1 है आपका राइट हैंड साइड में, तो आप उसको लिखेंगे u ऑफ t -1। तभी t की वैल्यू 1 मिलेगी। ओके, सेकेंड सिग्नल का सब्ट्रैक्शन हमेशा फर्स्ट सिग्नल से, जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना था एम्पलीट्यूड से। कितना एम्पलीट्यूड है? 1, तो 1 से आपने मल्टीप्लाई किया। ओके, सो दिस इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और यू कैन से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेवफॉर्म फ्रॉम 0 to 1 इन टर्म्स ऑफ यूटी। ओके, कंप्लीट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए दोनों सबसेक्शंस को ऐड कर दो। ओके, और आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, तो यू हैव एफ ऑफ टी इक्वल टू माइनस ऑफ u ऑफ t प्लस 1। ओके, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से, you have u ऑफ t। ओके, then you have again u of t, last term you have u of t minus 1। ठीक है, अब सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को ऐड कर दो, सो एफ ऑफ टी कितना मिलेगा?
माइनस ऑफ u ऑफ t प्लस 1 प्लस 2u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस 1. So this is mathematical representation of the given waveform, or you can say representation of the given waveform in terms of unit step function. In terms of unit step function. तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया था, राइट? तो जरूरी नहीं है कि आपसे वेवफॉर्म का लाप्लास ही पूछे, सिंपली वेवफॉर्म के लिए पूछ सकता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेवफॉर्म इन टर्म्स ऑफ बेसिक फंक्शंस. और आगे अगर लाप्लास पूछता भी है तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसका लाप्लास ले लीजिए. कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? linearity and time shifting. Then you have Laplace for the given waveform. Okay, so this is all about the waveform synthesis. Okay, अब आते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, लेकिन यहां पर आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट नहीं करना है. आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड. ओके, तो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड के अकॉर्डिंग हम इनवर्स लाप्लास कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है? अभी तक आपको टाइम डोमेन सिग्नल गिवन था एफ ऑफ टी. ओके, आपने उसका लाप्लास कैलकुलेट किया, और यू कैन से आपने कैलकुलेट किया कैपिटल एफ ऑफ एस. डन. अब आपको गिवन क्या होगा? अब आपको गिवन होगा कैपिटल एफ ऑफ एस. गिवन क्या होगा आपको? कैपिटल एफ ऑफ एस हमें गिवन होगा, और यू कैन से एस डोमेन सिग्नल हमें गिवन होगा, और हमें टाइम डोमेन सिग्नल निकालना पड़ेगा. सो यू कैन से टाइम डोमेन सिग्नल हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एस डोमेन सिग्नल. फ्रॉम एस डोमेन सिग्नल. ओके, और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड. यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड. ठीक है, यही है आपका सिलेबस में, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड. ओके, तो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन के लिए हमारे पास में 3 रूल्स थे. रूल 1 था पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड के लिए वी हैव 3 रूल्स. रूल नंबर 1 था पार्शियल फ्रैक्शन फॉर सिंपल रूट्स. पार्शियल फ्रैक्शन फॉर सिंपल रूट्स. रूल नंबर 2 था पार्शियल फ्रैक्शन फॉर रिपीटेड रूट्स. पार्शियल फ्रैक्शन फॉर रिपीटेड रूट्स. और रूल नंबर 3 था पार्शियल फ्रैक्शन फॉर क्वाड्रेटिक रूट्स. पार्शियल फ्रैक्शन फॉर क्वाड्रेटिक रूट्स. पार्शियल फ्रैक्शन फॉर क्वाड्रेटिक रूट्स. ठीक है, तो न्यूमेरिकल में भी रूल नंबर 1 का आ सकता है, 2 का आ सकता है, 3 का आ सकता है. डन. और जब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है ऑर्डर ऑफ द न्यूमरेटर पॉलिनोमियल एंड ऑर्डर ऑफ द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल. हमेशा न्यूमरेटर पॉलिनोमियल का ऑर्डर डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल से कम होना चाहिए. ओके, हमेशा न्यूमरेटर पॉलिनोमियल का ऑर्डर डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के ऑर्डर से कम होना चाहिए. लेट अस से अगर न्यूमरेटर पॉलिनोमियल का ऑर्डर 1 है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल का ऑर्डर 2 है, तो आप उस फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में डायरेक्टली लिख सकते हो. लेकिन अगर सेम है, लेट अस से 2 है न्यूमरेटर पॉलिनोमियल के लिए और 2 ही है डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप न्यूमरेटर पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल से, उसके बाद आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा. उसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे. सेम थिंग अगर न्यूमरेटर पॉलिनोमियल का ऑर्डर लेटर से 3 है और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल का ऑर्डर लेटर से 2 है, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल से, उसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे. उसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे. ओके,
तो पहले आपको ये कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। वैसे न्यूमेरिकल में ये कंडीशन कम ही बनती है, बट फिर भी फंडामेंटल थिंग्स आपको देखकर चेक करके फिर आगे बढ़ना है। ओके डन। तो पहले हम एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं रूल नंबर 1 के लिए। तो लेट अस से रूल नंबर 1 और पार्शियल फ्रैक्शन फॉर सिंपल रूट्स। ओके तो लेट अस से आपको एफ ऑफ एस दिया होगा। एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। आपको कैपिटल एफ ऑफ एस दिया होगा। लेट अस से आपको कैपिटल एफ ऑफ एस दिया हुआ है 1 बाई एस प्लस 1, ओके, एस प्लस 2। डन। अगर डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के फैक्टर्स नहीं दिए होंगे तो आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। आप कैलकुलेटर से रूट्स कैलकुलेट करके फैक्टर इजीली लिख सकते हो, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी लिख सकते हो आप, और अगर पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो भी आप उसको लिख सकते हो। डन। ओके अब हमें देखना पड़ेगा कि सिंपल रूट्स है या नहीं है, या रिपीटेड रूट्स है या नहीं है, या क्वाड्रेटिक रूट्स है या नहीं है। वैसे रूल नंबर 1 ही लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली जो एग्जांपल लिया हुआ है वो सिंपल रूट्स के लिए लिया हुआ है। ठीक, अब यहां रूट्स दो हैं। कौन सा है? एक तो है रूट आपका -1, दूसरा रूट है आपका -2। दोनों सिंपल रूट हैं। तो आपको एफ ऑफ टी निकालने के लिए इनवर्स लाप्लास कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इनवर्स लाप्लास कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले कैपिटल एफ ऑफ एस को पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा? कैपिटल एफ ऑफ एस का पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा? कैपिटल एफ ऑफ एस दिया हुआ है 1 बाई एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होगा, लेट अस से कांस्टेंट ए, तो ए बाई एस प्लस 1, ए बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस लेट अस से कांस्टेंट बी बाई सेकंड फैक्टर, so you have s plus 2. So this is partial fraction form of f of s, or you can say 1 by s plus 1 into s plus 2. अब यहां पर आपको a और b कैलकुलेट करना है। a और b कैसे कैलकुलेट करेंगे? राइट हैंड साइड का एलसीएम लेके, सिंप्लीफाई करके, इक्वेशंस बना के, देन यू कैन कैलकुलेट a एंड b, जैसा हम जनरली स्कूलिंग में करते थे। यहां पर आप डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से a और b कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? a था s प्लस 1 के करस्पॉन्डिंग, तो हमें मेन फंक्शन से s प्लस 1 को हाइड करना था, और s की वैल्यू कितनी पुट करनी है? -1, बिकॉज यू हैव s प्लस 1। इसको जब हम 0 के इक्वल रखेंगे s की वैल्यू आएगी -1, या हमारा रूट था -1। ओके, इसी को आप फॉर्मूले की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? a इक्वल टू मेन फंक्शन था f ऑफ s, आपको s प्लस 1 को हाइड करना था, तो हाइड करने के लिए आप f ऑफ s को मल्टीप्लाई कर दो s प्लस 1 से। ओके, तो ऑटोमेटिकली s प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और s की वैल्यू कितनी पुट करनी है? -1। a के नीचे लिखा हुआ है s प्लस 1, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, रूट आएगा -1, तो s की वैल्यू पुट करनी है -1। ठीक, तो a का फॉर्मूला हो गया, और पेपर में आप इस मेथड से कर सकते हैं, बट वहां पर आपको a और b का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, राइट। तो अब a क्या आएगा? f ऑफ s की वैल्यू पुट की, s प्लस 1 कैंसिल आउट, सो यू हैव 1 बाई s प्लस 2, वेयर s इक्वल टू -1। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 बाई -1 प्लस 2, सो यू हैव a इक्वल टू 1। ठीक है, ओके। अब हमें b कैलकुलेट करना है, तो b कैसे कैलकुलेट होगा? b का फॉर्मूला क्या होगा? b का फॉर्मूला होगा, आपको क्या करना है, b किसके करस्पॉन्डिंग था? s प्लस 2 के करस्पॉन्डिंग था, तो मेन फंक्शन से s प्लस 2 को हाइड करना है। ओके, और s की वैल्यू कितनी पुट करनी है? -2। तो हाइड करने के लिए आप क्या करो, f ऑफ s को मल्टीप्लाई कर दो s प्लस 2 से, तो b का फॉर्मूला होगा कैपिटल F ऑफ s इंटू s प्लस 2, वेयर s इक्वल टू -2। क्यों? बिकॉज
बी के नीचे था s+2, तो रूट क्या होगा -2। दैट्स वाई आपको वैल्यू पुट करनी थी -2। जब आप f ऑफ s की वैल्यू पुट करेंगे s+2 कैंसिल हो जाएगा, सो यू हैव 1/s+1, 1/s+1, और s की वैल्यू कितनी पुट करनी है -2, -2 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा b -1। तो a की वैल्यू 1 आएगी और b की वैल्यू -1 आएगी। a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके, आप इस इक्वेशन को मान लो लेट अस से इक्वेशन नंबर 1 का मीनिंग था पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ f ऑफ s। ओके, हमने a कैलकुलेट किया, b कैलकुलेट किया, जो a आएगा b आएगा उसको 1 में पुट किया, देन यू हैव पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ f ऑफ s। क्या होगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म? a की वैल्यू 1, सो 1/s+1, b की वैल्यू -1, तो -1/s+2। ओके, तो हमने f ऑफ s को लिख लिया पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में। अब क्या करना है, लेट अस से इक्वेशन नंबर 2, इनवर्स लाप्लास के लिए इक्वेशन नंबर 2 में दोनों साइड्स का इनवर्स लाप्लास ले लो। तो आप लिखोगे टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, फॉर बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो f ऑफ s का इनवर्स लाप्लास क्या होगा? स्मॉल f ऑफ t। ओके, इक्वल टू फर्स्ट का इनवर्स लाप्लास कितना? 1/, फर्स्ट का इनवर्स लाप्लास मींस इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s+1। कितना होगा इनवर्स लाप्लास? अभी बता रहा हूं मैं आपको। सेम वे में इनवर्स लाप्लास ऑफ सेकंड, सेम वे में इनवर्स लाप्लास ऑफ सेकंड मींस इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s+2। ठीक है, अब इनवर्स लाप्लास कैसे लिखना है? आपको दो फंक्शंस बताए थे जिसका लाप्लास 1/s प्लस समथिंग आता था। तो आपको इनवर्स लाप्लास के लिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपको यह देखना है कि जो पहला फंक्शन है उसका इनवर्स लाप्लास हम कैसे निकालेंगे। आपको ऐसा टाइम डोमेन फंक्शन सर्च करना है जिसका लाप्लास 1/s प्लस समथिंग होता हो। 1/s+1 का इनवर्स लाप्लास कैलकुलेट करने के लिए आपको ऐसा टाइम डोमेन फंक्शन सर्च करना है जिसका लाप्लास 1/s प्लस समथिंग होता हो। तो हमारे पास में दो ऐसे फंक्शंस थे। पहला था आपका e⁻⁻80u(t). ओके, इसका लाप्लास हमने कैलकुलेट किया था और आपको मैंने शॉर्टकट बताया था, याद कैसे करना है। 1/s, पावर में अगर माइनस होगा तो s+a। ओके, लेट अस से इक्वेशन नंबर 3, और आप इसको मान लो लेट अस से इक्वेशन नंबर x। ठीक है, ओके, एक फंक्शन और पढ़ा था e⁻80u(t). इसका लाप्लास क्या था? इसका लाप्लास आया था 1/s, पावर में अगर प्लस होगा तो b हैव 1/s-a। लेट अस से इक्वेशन नंबर 4। तो आप इक्वेशन 3 और 4 के अकॉर्डिंग इक्वेशन x में दोनों फंक्शंस का लाप्लास दोनों फंक्शंस का इनवर्स लाप्लास लिख सकते हो। ठीक, कौन सा यूज होगा? 1/s+1 है, 1/s+2 है, तो दोनों का इनवर्स लाप्लास हम लिखेंगे थर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक, कैसे लिखना है? a की जगह 1 है, 2 की जगह सेकेंड में a की जगह 2 है, तो 1/s+1 का इनवर्स लाप्लास क्या होगा? e⁻−tu(t). सिमिलरली 1/s+2 का इनवर्स लाप्लास क्या होगा? 1/s+2 का इनवर्स लाप्लास क्या होगा? e⁻−2tu(t). तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन x बिकम्स f ऑफ t इक्वल टू कितना? फर्स्ट का इनवर्स लाप्लास e⁻−tu(t), बिकॉज a की वैल्यू 1 थी। सेकेंड का इनवर्स लाप्लास e⁻−2tu(t), बिकॉज a की वैल्यू 2 थी।
तो दिस इज माई रिक्वायर्ड टाइम डोमेन फंक्शन, दिस इज माई रिक्वायर्ड टाइम डोमेन फंक्शन, दिस इज माई रिक्वायर्ड टाइम डोमेन फंक्शन, और यू कैन से दिस इज माई इनवर्स लाप्लास, दिस इज माई इनवर्स लाप्लास, और यू कैन से दिस इज माई इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ओके, फॉर गिवन फंक्शन, फॉर गिवन एस डोमेन फंक्शन और फॉर गिवन एफ ऑफ एस। तो इस तरीके से आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, ठीक है, ओके। दूसरा रूल बता देता हूं, रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 है पार्शियल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू रिपीटेड रूट्स, ठीक, अकॉर्डिंग टू रिपीटेड रूट्स, अकॉर्डिंग टू रिपीटेड रूट्स, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, लेट अस से वन एग्जांपल। सपोज आपको कैपिटल एफ ऑफ एस दिया हुआ है, लेट अस से 1/(1) s + 1 s + 2 होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। और आपसे बोला जाता है कैलकुलेट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म और कैलकुलेट करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन फंक्शन फ्रॉम गिवन एस डोमेन फंक्शन, ओके। आप रूट देखिए कितने रूट्स आएंगे, 3। पहला -1, फर्स्ट रूट यू कैन से -1, सेकेंड रूट यू कैन से -2, थर्ड रूट यू कैन से -2, -2 का रिपीटेशन है, तो दैट्स वाई यू कैन से इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 और अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन फॉर रिपीटेड रूट्स, डन, ओके। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एस का पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, एफ ऑफ एस का पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, लेट अस से फर्स्ट है फैक्टर s + 1, तो इसको हम लिखेंगे a/s + 1, ठीक, ओके। दूसरा फैक्टर है s + 2 पावर 2, इसको हम कैसे लिखेंगे, +b, जो दिया हुआ है सेम एज इट इज ले लो पावर सहित, s + 2 पावर 2। अब आपको s + 2 की लोएस्ट पावर मींस 1 तक जाना है, जो दिया हुआ है उसको एज इट इज ले लो, आपको s + 2 पावर 1 तक जाना है, ओके। तो अगला टर्म आएगा c/s + 2, c/s + 2। अगर यहां s + 2 पावर 3 होता तो हम क्या लिखते, b/s + 2 पावर 3 प्लस c/s + 2 पावर 2 प्लस d/s + 2, ओके। तो 1 का डिक्रीमेंट करना है, ओके, ऐसा नहीं 3 से डायरेक्ट हम 1 पर आएंगे, स्किप नहीं करना है किसी भी टर्म को, आपको पावर में 1 का डिक्रीमेंट करना है और पावर 1 तक जाना है, ओके। कुछ बुक्स ने क्या लिखा हुआ है, पहला तो ठीक है, फर्स्ट फैक्टर था s + 1, तो यू हैव a/s + 1, ठीक है, ओके। अब s + 2 का लोएस्ट पावर आपको मैंने बोला था 1, 0 नहीं, तो s + 2 पावर 0 तो फिर 1 हो जाएगा, फिर फैक्टर s + 2 नहीं मिलेगा, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लोएस्ट पावर मींस 1। तो पहले वो ले लेगा s + 2 की लोएस्ट पावर मींस 1, तो प्लस b/s + 2। अब जितना न्यूमेरिकल में दिया होगा वहां तक जाना है, तो प्लस c/s + 2 पावर 2। अब 1 का इंक्रीमेंट करना है, अगर यहां पावर 3 दिया होता तो हम क्या लिखते, b/s + 2 प्लस c/s + 2 पावर 2 प्लस d/s + 2 पावर 3। दोनों मेथड है, आप दोनों मेथड के अकॉर्डिंग गिवन एफ ऑफ एस को पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो, मे बी अकॉर्डिंग टू 1 और मे बी अकॉर्डिंग टू 2, ठीक है। लेट अस से मैंने 1 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ठीक है, लेट अस से मैंने 1 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, a कैलकुलेट करना है, b कैलकुलेट करना है और c कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब a b c कैसे कैलकुलेट होगा, a तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा, a s + 1 के करस्पॉन्डिंग था, s + 1 को हाइड करना है और s की वैल्यू -1 पुट करनी है,
डन। तो ए का फॉर्मूला होगा, ए का फॉर्मूला आएगा कैपिटल एफ ऑफ एस वेयर एस इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एस इंटू कितना एस प्लस वन, और वेयर एस इक्वल टू माइनस वन। तो ए कितना होगा, एस प्लस वन आपका कैंसिल हो गया, तो 1 / एस प्लस टू पावर टू वेयर एस इक्वल टू -1। तो जब हम -1 पुट करेंगे तो -1 + 2 1 पावर टू 1, सो ए बी हैव 1। ठीक, अब यहां b डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा शॉर्टकट मेथड से। कैसे? b था s + 2 पावर 2 के करस्पॉन्डिंग, मेन फंक्शन में s + 2 पावर 2 दिया हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट हाइड कर सकते हैं, या फिर हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं b के लिए? b का फॉर्मूला होगा कैपिटल एफ ऑफ s, हाइड करने के लिए कैपिटल एफ ऑफ s को मल्टीप्लाई कर दो s + 2 पावर 2 से, और s कितना पुट करना है, रूट की वैल्यू है -2। ओके, जब हम s + 2 पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो s + 2 पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें b का फॉर्मूला मिलेगा सिंपली 1/s + 1 वेयर s इक्वल टू -2। ठीक है, -2 जब हम पुट करेंगे तो b की वैल्यू मिलेगी 1/-2 + 1 -1, तो b यू हैव -1। अब c डायरेक्ट शॉर्टकट से कैलकुलेट नहीं होगा, बिकॉज c था s + 2 के करस्पॉन्डिंग, यहां s + 2 टर्म नहीं है, यहां s + 2 पावर 2 है, s + 2 टर्म नहीं है। तो c कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, जिस फॉर्मूले से आपने b कैलकुलेट किया उस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर दो s के रिस्पेक्ट में, और s आपको सेम पुट करना था, बिकॉज सेकेंड रूट भी -2 था, थर्ड रूट सेकेंड रूट -2 था, थर्ड रूट भी -2 था, राइट। और वैसे भी c s + 2 के करस्पॉन्डिंग है, तो यहां पर s की वैल्यू कितनी आएगी, -2। डन। तो हमें क्या करना है, d/ds ऑफ b हमने किस फॉर्मूले से निकाला, 1/s + 1 से, तो आप इसको लिख सकते हैं s + 1 पावर -1। ठीक, ओके, वेयर s इक्वल टू -2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, -1 s + 1 पावर -1 मींस -2, और s का s के रिस्पेक्ट में 1, 1 का s के रिस्पेक्ट में 0। ओके, सो यू कैन से, और यहां s की वैल्यू थी -2, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 1/-1/s + 1 पावर 2। ठीक है, जब हम s की वैल्यू -2 पुट करेंगे, सो -1/-2 + 1 पावर 2, तो वी हैव आंसर -1। ओके, -2 + 1 -1 पावर 2 + 1, सो यू हैव आंसर -1। ठीक, तो आपने a कैलकुलेट किया, b कैलकुलेट किया और c कैलकुलेट किया। अब आप इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 1 में a पुट कर दो, b पुट कर दो, c पुट कर दो, बिकॉज 1 का मीनिंग था पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ गिवन f ऑफ s। ओके, तो आपने a बोला 1, तो b हैव कैपिटल f ऑफ s इक्वल टू 1/s + 1। b था -1, b था आपका -1, तो -1/s + 2 होल स्क्वायर, -1/s + 2 होल स्क्वायर। c था अगेन -1, तो -1/s + 2। So this is my partial fraction form for given f of s। अब हमें f of t निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन, बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन। ठीक, ओके, लेफ्ट हैंड साइड का इनवर्स लाप्लास क्या होगा, नोटेशन के अकॉर्डिंग f ऑफ t इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मींस
इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s+1 माइनस इनवर्स लाप्लास ऑफ सेकेंड फंक्शन मींस 1/s+2 पावर 2 लास्ट इनवर्स लाप्लास ऑफ थर्ड फंक्शन मींस 1/s+2। ओके, अब इनवर्स लाप्लास कैसे लिखें इसको लिख लेते हैं लेट अस से इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका लाप्लास 1/s प्लस समथिंग होता हो, प्रीवियस केस की तरह e⁻⁻80ut। इसका लाप्लास क्या होता है 1/s+a, या आप बोल सकते हैं 1/s+a का इनवर्स लाप्लास क्या होगा e⁻⁻80u। दूसरा है s+2 पावर 2, तो एक हमने न्यूमेरिकल देखा था t⁻n e⁻⁻80ut। इसका लाप्लास हमने कैलकुलेट किया था और उसका लाप्लास था n फैक्टोरियल ओवर s+a पावर n+1। तो जब भी रिपीटेड रूट्स होंगे इनवर्स लाप्लास के लिए दूसरा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। आप इसको याद रखिए। आपसे पूछ नहीं रहा है कि t⁻n e⁻⁻80ut का लाप्लास कितना होगा, कैलकुलेट करके नहीं दिखाना है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। उसका लाप्लास होता है n फैक्टोरियल बाई s+a पावर n+1, बट पावर 2 है तो इसका मतलब n+1 कितना होगा 2, तो दैट्स वाई n की वैल्यू 1 होगी। तो आप ऊपर वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो यू हैव t e⁻⁻80 u ऑफ t। इसका लाप्लास कितना होगा n फैक्टोरियल मींस 1 फैक्टोरियल मींस 1 बाई s+a 1 + 1 यू नो 2, यू कैन से 1/s+a पावर 2 का इनवर्स लाप्लास कितना होगा t e⁻⁻80 u ऑफ t। ठीक है, अब लिखते हैं फाइनल आंसर इनवर्स के लिए। ओके, तो सेकेंड में f ऑफ t इक्वल टू फर्स्ट का इनवर्स लाप्लास क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग लिखना है इक्वेशन थर्ड के अकॉर्डिंग। सेकेंड टर्म का इनवर्स लाप्लास लिखना है लेट अस से फोर्थ के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट का इनवर्स लाप्लास होगा e⁻⁻t u ऑफ t माइनस 1/s+2 पावर 2 का इनवर्स लाप्लास लिखना है फोर्थ के अकॉर्डिंग। क्या होगा t, a की वैल्यू 2 है तो e⁻⁻2t u ऑफ t, और लास्ट का इनवर्स लाप्लास होगा थर्ड के अकॉर्डिंग, a की वैल्यू 2 है तो -e⁻⁻2t u ऑफ t। ओके, या हम ut की जगह कंडीशन भी लिख सकते हैं f ऑफ t इक्वल टू e⁻⁻t माइनस t e⁻⁻2t माइनस e⁻⁻2t। ut 1 होता है t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, 0 होता है t लेस देन 0 के लिए। तो अगर हम ut ना लिखें तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव सेम थिंग, लेकिन कंडीशन लिखनी पड़ेगी। कंडीशन क्या होती है t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। So this is my required time domain function. This is my required time domain function. Time domain function. Or you can say this is my inverse Laplace for given function. तो हमने ILT के लिए दो मेथड देखे, पहला पार्शियल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू सिंपल रूट्स, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू रिपीटेड रूट्स। तो अगर ILT कैलकुलेट करने को आएगा या फिर टाइम डोमेन फंक्शन कैलकुलेट करने को आएगा एस डोमेन फंक्शन से, तो हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ILT। और ILT कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड। तो हियर वी कवर्ड रूल नंबर 1 पार्शियल फ्रैक्शन फॉर सिंपल रूट्स, रूल नंबर 2 पार्शियल फ्रैक्शन फॉर रिपीटेड रूट्स। थर्ड वाला हम कल देखेंगे। तो थैंक यू।